दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएस 2008 में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रहा है कि जब हम कम वोल्टेज अगर अचानक से कम हो जाता है तो मोटर के जलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा किस वजह से होता है? ठीक, तो एक फार्मूला होता है P इक्वल टू वी इंटू आई। P इक्वल टू वी इंटू आई होता है। V जो है वोल्टेज है और I जो है धारा, विद्युत धारा, करंट, और P जो होता है पावर होता है, शक्ति। ठीक, तो इससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के। ठीक है, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी V जो है वोल्टेज धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा कम हो जाएगी और धारा अगर बढ़ेगी तो वोल्टेज कम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कम वोल्टेज पर कार्य करने पर, मतलब वोल्टेज अगर कम हो जाए तो करंट फ्लो बढ़ जाता है, मतलब धारा का प्रवाह बढ़ जाता है। तो धारा का प्रवाह बढ़ने से क्या होगा? वे अधिक विद्युत धारा खींचेंगे। ठीक है, जब धारा का प्रवाह बढ़ जाएगा तो ज़्यादा विद्युत धारा लेंगे, जिससे कि क्या होगा? मोटर के जलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और आपको पता है एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सामान्य विज्ञान में कि विद्युत मोटर जो यंत्र होता है यह इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। जब स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें जो वायर होती है, वायर में करंट का फ्लो होता है और फिर क्या होता है कि मोटर चलने लगता है। ठीक है, तो मतलब कि विद्युत एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया। देखिए, सामान्य विज्ञान के प्रश्न क्या होते हैं, बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो कमरे के टेम्परेचर के बारे में पूछा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप एसएससी का एग्जाम देंगे, कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें दिया कमरे का तापमान घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, केवल रेफ्रिजरेटर के निकट के क्षेत्र में घटेगा। ठीक है, तो अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो दरवाज़ा खुला छोड़ देने पर कमरे का तापमान इसका बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर से गैसें निकलती हैं, अमोनिया है, कई प्रकार गैसें निकलती हैं, तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, और एक और रीज़न होता है कि जब रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा जैसे ही हम ओपन करते हैं, सर्किट जो है क्लोज हो जाता है। ठीक है, सर्किट क्लोज मतलब करंट का फ्लो नहीं होता है और रेफ्रिजरेटर जो है काम करना बंद कर देता है। ठीक है, कमरे का तापमान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 74। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। इसमें दिया गया निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? इसको आपको एग्जैक्ट याद कर लेना है, कि क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाएंगे। गीले कपड़े सबसे जल्दी तब सूख जाएंगे जब आर्द्रता कम होगी। सामान्य सी बात है। इसमें देखिए ह्यूमिडिटी की बात करें, आर्द्रता को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी कम होगी। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें से हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे जो नियरेस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन है कौन सा हो सकता है। ठीक, तो इसमें देखिए कि 100% आर्द्रता दिया है और 60 डिग्री टेम्परेचर दिया है। 100% आर्द्रता दिया है और 60 डिग्री टेम्परेचर दिया है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन जो है नहीं होगा। इसके बाद दिया गया है 100% आर्द्रता और 20 डिग्री टेम्परेचर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ हमने बताया कि ह्यूमिडिटी कम से कम होनी चाहिए जबकि टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो एलिमिनेशन प्रोसेस द्वारा इसको हम टिक कर सकते हैं। यहाँ देखिए 20 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री ह्यूमिडिटी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसमें से सही हो जाएगा। ये वाला देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है कि ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी और टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए।
ठीक है, अगर इस तरह का कोई भी ऑप्शन दिखे तो आप उसको टिक कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया है रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है। रेडियो एक्टिव डेटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम जिसको मतलब जिससे मापा जा सकता है, क्या मेजर करते हैं, ठीक है, किस चीज़ को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि जो रॉक्स होते हैं उनकी एज डिटरमाइन करने के लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जो समस्थानिक तो होते हैं, जैसे पत्थर के नमूने ले लेंगे या फिर लकड़ी के टुकड़ा या फिर कोई बायोलॉजिकल वेस्टेज ले लेंगे, बायोलॉजिकल रिमेंस अवशेष ले लेंगे, उनकी आयु का गणना किया जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बेसिकली चट्टानों आदि की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और इसमें रेडियो एक्टिव डेटिंग में यूरेनियम का हम प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला वाला सही जगह। निम्नलिखित में से कौन जो है सदाबहार फल का वृक्ष है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है, आपको याद कर लेने चाहिए कि आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो होता है एक लोकाट एक प्रकार का वृक्ष होता है, पौधा होता है जो सदाबहार होता है, एवरग्रीन फ्रूट, ठीक है, सदाबहार फल वृक्ष है लोकाट। और लोकाट जो है जलवायु के आधार पर फलों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा उष्णकटिबंधीय फ्रूट होते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल फ्रूट होते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होते हैं, आम, केला, पपीता, अनानास आदि आते हैं। इसके बाद उपोष्णकटिबंधीय होते हैं, जिसमें कि बेसिकली जो होते हैं ग्रेप्स, अंगूर, ऑरेंज, संतरा, लेमन, नींबू और गुआवा, अमरूद आते हैं। इसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो फल पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इनमें बेसिकली क्या होता है, शीतोष्णकटिबंधीय मतलब जो होता है टेम्परेट होता है। नाशपाती, आलू, मटर और स्ट्रॉबेरी, ये सब आते हैं, ठीक है। सदाबहार में क्या होगा कि लोकाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, कौन जो है लोहे का अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन जो है लोहे का अच्छा स्रोत है। लोहे मतलब हो गया कि आयरन की बात कर रहा है। तो आयरन आपको पता होगा, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसके आधार पर देखिए गाजर होगा नहीं, बिकॉज ऑफ गाजर जो होता है, कैरेट विटामिन ए का सोर्स होता है, मटर है, चावल है, ठीक है। मटर जो होता है प्रोटीन, चावल जो होता है कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। पालक, स्पिनैच को क्या कहते हैं, पालक कहते हैं। पालक की जो पत्ती होती है उसमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो 78 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर इन्वायरमेंट के बारे में आपने थोड़ा सा भी अगर जानकारी आपके पास है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण में सहायकता की बात कर रहा है, तो इसमें सबसे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो होगा नहीं, ठीक है। ग्लास हाउस यानी ग्रीन हाउस की बात कर रहा है, अधिक उपज वाली किस्मों की खेती करके, ठीक। तो इसमें सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा जैविक खेती, ठीक है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो होता है, ऑर्गेनिक क्रॉप जो होते हैं, ये पर्यावरण संरक्षण में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। हरित क्रांति से भारत के कौन कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए। तो पुराना क्वेश्चन है, 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और आपको पता है कि MS स्वामीनाथन भारत के जो MS स्वामीनाथन थे इसको जनक हैं। और अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो विश्व स्तर पे भारत के जो जनक हैं हरित क्रांति के MS स्वामीनाथन हैं, और विश्व स्तर पे कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन कौन सा है इसमें से ऑप्शन। देखिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर, तमिलनाडु तो था नहीं,
आंध्र प्रदेश, इसको भी आप एलिमिनेशन प्रोसेस द्वारा निकाल सकते हैं। पंजाब हरियाणा में गेहूं की खेती सर्वाधिक होती है, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है। तो आप इसकी वजह से ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन तीसरा जो है टिक कर सकते हैं, ठीक है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी इसके अंतर्गत शामिल था, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें से सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य हो, नेशनल यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य को हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नेशनल पार्क जो होता है राष्ट्रीय उद्यान। जैसा आपको पता है कि अगर यूपी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी में एक नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में, जिसे दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उस राज्य को चुनिए जिसमें से सर्वाधिक संख्या में, सबसे अधिक संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मध्य प्रदेश हो जाता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जिसे हम नीरी के नाम से भी जाना जाते हैं। तो क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूछा था नीरी, ठीक है, नीरी पूछा जाता है, NEERI, नीरी, ठीक है। मतलब नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जा रहा है। तो लोकेशन एग्जैक्ट पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है, ठीक। तो दिस इज लोकेटेड एट नागपुर, नागपुर में है, ये नागपुर में है। नागपुर कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का एक ज़िला है। और यह जो है इसकी स्थापना 1958 में होती, 1958 में, ये भी याद कर लीजिए, इसको कहीं नोट डाउन करते रहिए। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि इसकी स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त हीमोग्लोबिन के साथ इरिवर्सिबल मतलब सिंथेसिस करता है, मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ, इसमें से कौन सा है, ठीक, हीमोग्लोबिन के साथ कौन सा है। तो आपको पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। लिखा है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब एक बार बन जाने के बाद दोबारा क्या होता है, वो टूटता नहीं है, ठीक। तो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और वही ऑक्सीजन, वही हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी में फ्लो होता है, तो ब्लड फ्लो होकर के बॉडी के सेल तक जाता है, कोशिका तक जाता है, और कोशिका में ऑक्सीजन को वहीं पर क्या करता है, छोड़ देता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद वहाँ पर जो माइटोकांड्रिया होती है, माइटोकांड्रिया में इस ऑक्सीडेशन, यह ऑक्सीजन ग्लूकोज के या कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के काम आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा जो है बहुत तेज़ी के साथ अभिक्रिया करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कैपेबिलिटी होती है 200 से 250 गुना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये भी याद कर लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है 200 से 250 गुना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और यह हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक बार बन जाने के बाद यह टूटता नहीं है, ठीक है। इसीलिए बहुत ही घातक होता है, बहुत ही घातक होता है, और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषित नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, ठीक है, एक्सोस्फियर, यह जो है
हमारे जो वायुमंडल को कई भागों में बांटा गया है अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से। तो ट्रोपोस्फियर जो होता है क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल होता है। और क्षोभ मंडल की बात करें अगर, तो क्षोभ मंडल में पूछा जा रहा है जहाँ पर मतलब जीवन जहाँ पर जीवन पाया जाता है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर 10 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। तो इसमें बात करेंगे प्रदूषण नहीं होता है ट्रोपोस्फियर में, ठीक है, प्रदूषित गैस के रूप में नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका वाटर वेपर। वाटर वेपर सबसे जो है नज़दीकी ऑप्शन जो है वाटर वेपर हो जाएगा, ठीक है। ये सब इसमें पाई जाती हैं वायुमंडल में। मीथेन पाया जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल वाष्प ऑप्शन से हो जाएगा। कि वाटर वेपर क्या होता है, यह ऊपर चला जाता है। जल जो है जब टेम्परेचर बढ़ता है, जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही इवेपोरेशन होगा, उतना ही वाष्पीकरण होगा। जल से जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, और वही जल वाष्प के रूप में गैस के रूप में ऊपर चला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है कि हृदय कब आराम करता है, ठीक। तो ऐसे देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा विवादित होते हैं। तो कब आराम करता है, ठीक, आपको पता होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हृदय की जो 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है। तो 1 मिनट में हृदय तो 72 बार धड़कता है, ठीक है, हृदय 72 बार धड़कता है। लेकिन पूछा गया हृदय कब आराम करता है। हृदय कब आराम करता है, तो 2 धड़कनों के बीच। वैसे तो हृदय कभी आराम नहीं करता है, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो जब 2 धड़कनों के बीच, वो भी मतलब मिली सेकेंड के लिए टाइम होता है, मिली सेकेंड होता है, बहुत कम समय के लिए, ठीक है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की बात की जा रही है। चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से क्या होता है। ये हमारा मस्तिष्क है, ठीक है। मस्तिष्क में लेयर पाई जाती है, कई लेयर पाई जाती है। हमारे मस्तिष्क में लेयर पाई जाती है, ये लेयर, ठीक है। और इसी में क्या होते हैं, मेनिंजेज पाए जाते हैं, मेनिंजेज मेनिंजेज पाए जाते हैं। तो मेनिंजेज में अगर किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं कि जो चढ़ी झिल्ली जो मस्तिष्क पे है उसमें सूजन आ गई। किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया संक्रमण हो सकता है, वायरस संक्रमण हो सकता है, तो उसे कहते हैं मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। पैरालिसिस तो होगा नहीं, पैरालिसिस में क्या होता है, हाथ पैर का शून्य हो जाना या काम न करना, ठीक है, पैरालिसिस होता है। ल्यूकीमिया तो ब्लड कैंसर होता है। वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, वाइट ब्लड कार्पसेल, श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या जो है हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही उत्तर चुनिए। कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो इसमें देखिए मानव शरीर में जो फीमर सबसे लंबी हड्डी है, दिस इज द करेक्ट, ठीक। फीमर की बात कर रहा है, फीमर को जांघ की हड्डी कहते हैं, सबसे बड़ी हड्डी होती है। दूसरा क्या, हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक। हैजा जो है, हैजा, कॉलरा, कॉलरा जो होता है विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी इज अ बैक्टीरिया। तो जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, ये भी सही है। एथलीट फुट रोग विषाणु द्वारा होता है, एथलीट फुट विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है सही नहीं है। एथलीट फुट जो होता है फंगल इन्फेक्शन से होता है, फंगल इन्फेक्शन। एक ट्राइकोफाइटॉन नामक फंगस होता है, कवक होता है, उसकी वजह से होता है एथलीट फुट, ठीक। पैर में लगता है जैसे चोट लग गई हो, काफ़ी सूजन आ जाती है। तो एथलीट फुट कवक से होता है, कवक का नाम है ट्राइकोफाइटॉन, ठीक। ए एंड बी यानी तीसरा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ओके। प्रदूषणों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। इस तरह के स्टेट पीसीएस एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मैच ऑफ द फॉलोइंग। और ये वाला सेक्शन सबसे आसान होता है, दो अगर आपने मैच करा लिया तो अपने आप आपका आंसर आ जाता है। तो इसमें देखिए दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, धूल का डस्ट पार्टिकल है और लेड की बात की जा रही है। ये लेड ग्लास नहीं है, लेड जो है शीशा होता है, पीबी प्लम्बम जिसे कहते हैं, ठीक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल के कण, ठीक है, और शीशा दिया गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक। शीशा लीवर और किडनी को डैमेज कर देता है, लेड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं श्वास संबंधी बीमारियां उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका सुमेलित हो जाएगा। नई विज्ञान प्रौद्योगिकी, तो इसमें दिया कि न्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 के बारे में। तो हमें इसके बारे में जानना नहीं है, काफ़ी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, फिर भी अगर देखना चाहिए तो देख लेते हैं। इसमें जो था विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग किया गया था। नवीन प्रवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था, ये भी सही है। प्राकृतिक संकटों को कम करने और निपटाने हेतु पद्धतियों का विकास किया जाता है। बौद्धिक संपत्ति का प्रबंधन भी किया। तो इसमें से चारों ऑप्शन से हो जाएगा चौथा वाला, ठीक है। हालांकि इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, करंट का क्वेश्चन था। इसके बाद पूछा गया है कि स्टेम सेल के बारे में। स्टेम सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी इस पर रिसर्च चल रहा है, तो ये हमेशा इसके पूछे जाने की संभावना होती है और इस पर नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो स्टेम सेल के बारे में पूछा गया है। इसमें जो होगा अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम सेल यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायो एथिकल विवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का, ठीक। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं जो होती हैं, यानी कि बोन मैरो, ये जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, इसमें सेमी सॉलिड पदार्थ होता है अर्ध तरल, जिसे हम कहते हैं बोन मैरो, ठीक। बोन मैरो व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। और स्टेम कोशिकाओं की खास बात होती है कि स्टेम कोशिकाएं जो किसी भी सेल से उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए लीवर सेल से उत्पन्न हो सकती हैं, उसके बाद किडनी सेल से, बोन मैरो से, ठीक है। तो स्टेम कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, मतलब इनके अंदर स्टेम कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनसे हम किसी भी ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 90, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। तो वह कौन सा पदार्थ जो भारत में पाया जाता है? तो हाइड्राइट जो है पाया जाता है, हाइड्राइट की बात कर रहा है, ठीक है, हाइड्राइट। रेडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। रेडार, तो सबसे पहले तो रेडार के बारे में जानते हैं, रेडार का प्रयोग किया जाता है। रेडार का सबसे पहले फुल फॉर्म जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार जो होता है, रेडार या रडार कहते हैं, RAD, ठीक है। ये RS हो जाएगा रेडियो, D से हो जाएगा डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो प्रयोग होता है वह रेडियो तरंगों द्वारा प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ऑप्शन है प्रकाश तरंग होगा नहीं, ध्वनि तरंग होगा नहीं, रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन तीसरे में दिया गया है
कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञान का पता करने के लिए। अगर रडार का फुल फॉर्म पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से टिक कर सकते हैं। विश्व स्तर में प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमेशा जो है चर्चा में रहता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमेशा चर्चा में रहता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इस पर रिसर्च होता रहता है अक्सर। तो इसके बारे में पूछा गया है कि यह क्या है। सुपर मानव के समाज की स्थापना से। अजीब बात कर रहे तो होगा ही नहीं। रंग भेद पर आधारित, ठीक है। मानव नस्लों के आनुवंशिक सुधारों से, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो होगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, मानव जीन और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्र से। नाम ही से पता चला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें दिया गया है कि ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, सलाइवा है, ठीक है, बाल रज्जु है, दिया गया है ब्लड सेल्स। इसमें अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे कौन कौन से लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से सभी लिए जा सकते हैं, हेयर भी ले सकते हैं, सलाइवा लेकर के डीएनए का टेस्ट किया जा सकता है, जो बोन मैरो से सेल निकाल करके टेस्ट किया जा सकता है, ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड रुधिर कोशिकाओं से टेस्ट किया जा सकता है, सब में डीएनए परीक्षण किया जा सकता है, ठीक है। नमूने लिए जा सकते हैं। सैंपल की बात कर रहा है कि सैंपल लिए जाते हैं। जापान की 1953 में होने वाली मीनामाटा डिजीज जो थी मछलियों को खाने से संक्रमित थी, ठीक है। तो किसके द्वारा, आपको पता है कि पारा द्वारा, मरकरी होता है, मरकरी जो होता है पारा होता है। और 1953 में जापान में अचानक एक महामारी के रूप में फैली बीमारी थी जिसे हम मीनामाता डिजीज कहते हैं, ठीक है। और यह जल में मरकरी की अधिक मात्रा के होने से हुआ था यह बीमारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, इस साल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे साइंस एंड टेक से भी। क्वेश्चन नंबर 95, ठीक, दिया गया है कि इस तरह के क्वेश्चन जियोग्राफी में भी पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से एक नॉन CSRI संस्थान है जो लखनऊ यूपी में स्थित है, ठीक। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है, जो लखनऊ यूपी में स्थित है। IISR है, NBRI, IISR, लखनऊ में, यूपी में स्थित है, लखनऊ में, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म पूछा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, और इसकी स्थापना जो की गई थी 1952 में, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, ये झेंझाओ 7 के बारे में पूछा गया है, जो करेंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है, और चाइना का है। क्वेश्चन नंबर 797, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का विकास कर रहा है भारत, निम्न में से किस देश को यह प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं है। तो पुराना क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये भी छोड़ दीजिए। यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन यूरो नॉर्म्स देख रहे हैं कि इंडिया ने अपना खुद का बनाया BS6। पहले जो पुरानी गाड़ियाँ होती थी वो यूरोपियन मानक के अनुसार बनाई जाती थी, ठीक है। उसमें यूरो नाम उसी से पड़ा है, यूरो नाम, ठीक है। आज हम क्या करते हैं, यूरो नहीं BS नॉर्म को फॉलो करते हैं। भारत स्टेज 6 चल रहा है वर्जन, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं, किस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, वाहनों से निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं उनको नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। तो तीसरा वाला इसमें से सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप एलिमिनेशन प्रोसेस द्वारा आसानी से कर सकते हैं, ठीक। ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है
कि मैच कराना है, तो मैच में क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप जो होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए दिया गया है। स्फिग्मोमैनोमीटर सोनिक शुद्धता, ठीक ऐसे दिया गया है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन के लिए स्टेथोस्कोप। देखा होगा डॉक्टर के पास एक स्टेथोस्कोप होता है, आला जिसे कहते हैं, क्या करते हैं, लगा करके हृदय की धड़कन सुनते हैं। तो इसमें तीसरा सही हो जाएगा, हृदय की धड़कन सुनने के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, रक्तचाप को, इसमें चौथा सही हो जाएगा। कैरेटोमीटर है और लक्समीटर है, ठीक। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता करने में प्रयोग किया जाता है और लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। तो यहाँ देखिए साइंस का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप इसको बार बार देखिएगा, रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे का नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।